जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी आपके देश पर टैक्स लगा रहा हो, कोर्ट्स चला रहा हो, आर्मी कमांड कर रहा हो और आप उससे कुछ पूछ भी नहीं सकते। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या ब्रिटेन ने इंडिया को बेटर गवर्नेंस देने के लिए लॉ बनाया या अपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल कोलैप्स से बचाने के लिए? आज की कहानी सिर्फ एक एक्ट की नहीं, पावर, पॉलिटिक्स और एम्पायर की गेम की है, जिसका सेंटर था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं, क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट, नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड अमेंडिंग एक्ट 1781 के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कि हमने देखा, 2 मेजर रिफॉर्म्स के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस मॉरली बैंकरप्ट हो चुका था। लंदन में पार्लियामेंट शॉक में था, लेकिन एम्पैथी से ज्यादा फेयर था। अगर कंपनी फेल हुआ तो ब्रिटिश प्रेस्टीज भी फेल हो जाएगा। साथ ही ग्राउंड रियलिटी ब्रूटल था, कोर्ट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, कंपनी ऑफिसर्स कंफ्यूज थे और करप्शन वैसे ही चल रहा था। रिफॉर्म था लेकिन वो फेल रहा। इसी केओस के बीच ब्रिटेन में एक शार्प यंग लीडर पावर में आया, विलियम पिट द यंगर, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बना ब्रिटेन का। उसका डायग्नोसिस क्लियर था, इंडिया का प्रॉब्लम कंपनी नहीं, अनचेक पावर है। पिट ने बोल्ड मूव लिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784, जिसे पॉपुलरली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी कहा जाता है। इस एक्ट का हर्ट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएशन। ये एक ऐसा बॉडी था जिसका हेड था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठा एक कैबिनेट मेंबर था। एक पावरफुल बॉडी जिन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि वो इंडिया के पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स कंट्रोल करेंगे विद अदर 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। और जो एग्जिस्टिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्हें सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मतलब पैसा कंपनी का और पावर क्राउन का, क्योंकि ब्रिटिश किंग के पास पावर था कि वो 4 प्रीवी काउंसिलर्स नॉमिनेट करेंगे एट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सिंपल वर्ड्स में कंपनी फ्रंट फेस रहेगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। इंडिया में इसका इम्पैक्ट मैसिव था। साथ ही गवर्नर जनरल का अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो पहले 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया और ऊपर से वेटो पावर। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के मेंबर्स भी मिनिमाइज कर दिए गए और एक कमांडरी चीफ अपॉइंट किया गया एट प्रोविंशियल लेवल, जिससे लोकल ऑटोनॉमी श्रिंक हुआ, सेंट्रलाइजेशन बढ़ा और ब्रिटिश स्टेट का ग्रिप टाइट होता चला गया। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं था, ये एक कॉलोनियल पावर का स्ट्रक्चरल टेकओवर था। 1773 ने कंट्रोल स्टार्ट किया, 1781 ने लीगल लूपहोल्स कवर किए और 1784 ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को सिस्टम में लॉक कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूलर नहीं रहा, वो एक सेमी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशन को चेंज करके ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कर दिया ऑन रेवेन्यू एंड कमर्शियल अफेयर्स। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझना जरूरी है। पिट्स एक्ट इंडिया को फ्रीडम के पास नहीं लाया, बल्कि उसे और दूर ले गया। पहले पावर एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में था, अब वो डायरेक्टली ब्रिटिश स्टेट के हाथ में चला गया। इंडिया के लोगों के लिए कुछ नहीं बदला, एक्सप्लॉयटेशन वही, टैक्स वही, कंट्रोल वही, बस मास्टर का नाम बदल गया। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं 1784 मॉडर्न ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का टर्निंग पॉइंट था। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं। इस एक्ट ने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया था, जिससे डिसीजन ओवरलैप, डिलेस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्राडिक्शन रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड वार इश्यूज पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। ऑल्दो दे आर सेपरेटिंग मिलिट्री एंड कमर्शियल अफेयर्स, लेकिन ये सब इश्यूज एक दूसरे से ओवरलैप करते थे। 1786 में एक और अमेंडिंग एक्ट आया, जिसने गवर्नर जनरल को ऑलमोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया। पावर का कंसंट्रेशन और ज्यादा हुआ, चेक्स एंड बैलेंसेस कम हुए, साथ ही ब्लड अकाउंटेबिलिटी, जिससे ब्लेम गेम एक कॉमन इशू बन गया। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1786 एंड बाद में चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट ने कंपनी का मोनोपोली रिन्यू किया, लेकिन ब्रिटिश सुपरविजन को परमानेंट बना दिया। यही से एम्पायर का रियल ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। तो याद रखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कोई न्यूट्रल रिफॉर्म नहीं था, ये ब्रिटिश स्टेट का कैलकुलेटेड टेकओवर था। पावर कंपनी से पार्लियामेंट तक गया, पर जस्टिस इंडिया तक कभी नहीं पहुंचा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1786 के रिफॉर्म्स और कैसे 1793 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश राज का फाइनल आर्किटेक्चर बना और इंडिया को डीपर कॉलोनियल ट्रैप में धकेल दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, जय हिंद।